Hello everyone, I welcome you all to your YouTube channel The Knowledge Treasure, or in short, the KT. My name is Neha Mishra and I hope that you all are following us on this YouTube platform as well as on our Telegram channel. As I always remind you all of the channel, just because a lot many quizzes are being organized over there, I sincerely request you all to participate in all those quizzes as they are very much important, very much beneficial for your exams. Okay, so आपकी जो NTPC की एग्ज़ाम्स होने वाली हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सारे क्विज़ेस. और नॉट ओनली NTPC, इंग्लिश के क्विज़ेस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिनमें कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो काइंडली फॉलो दैट चैनल ऑल्सो, ज्वाइन दैट. एंड आई सिंसियरली अपोलोजाइज कि काफ़ी गैप हो गया हमारा फिज़िक्स का दूसरा क्लास लेके आने में, पार्ट 2 लेके आने में. लाइट का पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मेनली हम लोग कवर किए हैं रिफ्लेक्शन, एंड दिस इज़ पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस in this session. Particularly if I talk about in this session, we are going to discuss refraction. Okay, so दो बहुत ही interesting और important phenomena है light से related, and that are reflection and refraction. Reflection के का पूरा concept we have already covered, and इस आज के अपने session में आज हम लोग basically सिर्फ refraction करने वाले हैं. Okay, इसके बाद भी पार्ट 3 पार्ट 4 भी आएंगे जिसमें कि हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो लेंस, मेनली लेंस कवर करेंगे, और फिर आई से रिलेटेड जो भी हैं उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. आज के सेशन में भी रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कवर करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो आज का सेशन आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पूरी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखिए. आई होप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड या रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी आपका मिसकॉन्सेप्शन था वो आज क्लियर हो जाएगा. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे. बट बिफोर दैट, kindly subscribe our channel, share the videos and like if you really like the sessions. So guys, let's start. Okay, सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन के बारे में अगर हम डिस्कस करने वाले हैं तो हमारा पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि रिफ्रैक्शन है क्या. ओके, रिफ्रैक्शन है क्या? तो रिफ्रैक्शन बेसिकली कोई भी लाइट रे हो या नॉट ओनली लाइट रे, चूंकि हम लोग लाइट अभी कवर कर रहे हैं इसलिए मैं लाइट के बारे में बात कर रही हूँ कि कोई भी एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है, ओके, 2 डिफरेंट मीडियम. अगर मैं बोल रही हूँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम, इसका मतलब मीडियम 1 एंड मीडियम 2. अब मीडियम अगर चेंज हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों मीडियम की डेंसिटी भी अलग अलग होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, सो इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर optical medium, one of the media is rarer and the other is denser, it changes its path or its direction. okay, इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन. ये रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते ही जो पाथ चेंज हो जाता है लाइट का, वो जस्ट बिकॉज कि लाइट की स्पीड कम हो जाती है. ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो रेयरर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो डेंसर मीडियम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगा. आप इमेजिन करके देखो कि एक रूम है जिसमें 10 लोग बैठे हुए हैं. ओके, और आपको उन 10 लोगों को क्रॉस करके बाहर जाना है. ठीक है, एक दूसरा रूम है जिसमें 50 लोग बैठे हुए हैं और उस रूम से भी आपको बाहर जाना है. तो आपकी स्पीड किस रूम में कम होगी? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा कि मैम जिस रूम में 50 लोग बैठे हुए हैं उस रूम में मेरी स्पीड कम हो जाएगी. दिस इज द थिंग दैट हैपन्स विद अ रे ऑफ लाइट. ओके, जिस मीडियम में जो मीडियम रेयरर है, ऑप्टिकली रेयर है, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और जो डेंसर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है. दैट इज वाई द रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स पाथ एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ओके, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेव passing from one medium to another. One of the medium is called optically denser and the other is called optically rarer. Okay, यहाँ पे देखिए वेव लिखा हुआ है, ये सिर्फ लाइट के केस में नहीं लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे वेव मेंशन किया गया है. Second point is refraction of light is one of the most commonly observed phenomena, but other waves like sound waves and water waves also experience refraction. So refraction sound waves और water waves में भी होता है, but we are going to discuss about
लाइट। ओके, सो हमारा मेनली फोकस है आज लाइट के ऊपर। ओके, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक नंबर का क्वेश्चन, 2 या इनफैक्ट 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं ऐसे कि इनमें से कौन सा रिफ्रैक्शन के दौरान चेंज हो जाता है। ओके, विच ऑफ दीज चेंजेस ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ओके, आपके ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड, ओके, एम्पलीट्यूड, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो चेंज हो जाता है दैट इज वेवलेंथ एंड स्पीड, और जो चेंज नहीं होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखने वाली है कि क्या चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट्स एंड दैट आर, सो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है किस तरह से ये एक ग्लास स्लैब है। ओके, it is a glass slab. Obviously this one is medium 1 and this is medium 2. Okay, medium 1 is air. Okay, so air is rarer medium and medium 2 is glass is denser medium. Now what is the main thing? आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंसिडेंट रे है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे क्या है, क्योंकि लाइट के पहले प्रीवियस सेशन में, इन द फर्स्ट सेशन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट एवरीथिंग। जितने नॉमेनक्लेचर्स हैं, जो भी नाम है, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पे ये रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी एक बार बोल देती हूँ, जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है एक सरफेस के ऊपर दैट इज इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन, वहां पे रिफ्लेक्शन था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑफ लाइट निकल के आती है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, बस नाम चेंज है यहाँ पे। ओके, रिफ्लेक्शन में सेम मीडिया में चली जाती थी लाइट, फॉर एग्जांपल इधर चली जाएगी बाउंस बैक करके, बट रिफ्रैक्शन में दूसरे मीडियम में एंटर कर जाती है। ओके, सो the angle between the normal, this is normal is nothing but a perpendicular drawn on the surface, on the refracting surface. Now this glass slab is the refracting surface, इसके ऊपर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो है नॉर्मल, परपेंडिकुलर। ओके, द एंगल बिटवीन द परपेंडिकुलर एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई। Okay, the angle between the normal and refracted ray is called angle of refraction and that is denoted by small r. Okay, अब ये मत कहिएगा कि angle I is equal to angle R. No, this is not the case here. This was the case in case of reflection. Reflection में हमेशा angle I और R equal होते हैं, but refraction में I और R कभी भी equal नहीं होते हैं. That depends on the media. Okay, किस medium से किस medium की तरफ ray of light जा रही है. चलिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। ओके, स्पीड जब कम हो जाती है तो इसका पाथवे भी चेंज होता है। चलिए मैं एक यहाँ पे ड्राइंग कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। सीधा ड्राइंग नहीं हो रहा है ये, इसके लिए माफ करिएगा। ओके, सो पता है कि एयर इज द रेयरर मीडियम, दिस इज द नॉर्मल। ओके, दिस इज एंगल आई, मतलब इंसिडेंट। अब हमें पता है कि स्पीड कम होगी। अगर स्पीड कम होगी तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है ये। जहां पे भी स्पीड कम हो जाएगी उसका पाथ क्या हो जाएगा, वो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हो रहा है। अगेन जब ये रिफ्रैक्टेड रे यहां से निकलेगी तो फिर एक नॉर्मल अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दें तो फिर से ये क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाएगी। ओके, नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेड एट ई एंड इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे, ठीक है, एंड एंगल इज रिप्रेजेंटेड इज एज E. Okay, now in this case angle I is equal to angle E. ये जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये दोनों आपस में इक्वल होता है। ये मैं अभी आगे आपको फिर से एक बार बताने वाली हूँ। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये समझ में आ गया कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, रेयरर मीडियम क्या है और डेंसर मीडियम क्या है, किस तरह से लाइट अपना पाथवे चेंज करती है और क्यों करती है। ओके, मूविंग ऑन, आप यहाँ पे देखिए
ये सारी चीजें ड्रॉ करी गई हैं. दिस इज द इंसिडेंट रे. ओके, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई. This is a glass slab and the name of the glass slab, the glass slab is represented as PQRS. Okay, the first normal, the normal on the on this interference is called N1 and N2. N1 N2 is the normal. Okay, पहला normal है ये जहाँ पे एंगल इंसिडेंस हो रही है. ओके, लाइट इंसिडेंट हो रही है, सॉरी. चलिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन, पहली बार जब रिफ्रैक्शन हो रहा है इस एंगल को बताया जाता है R, और यू कैन से R1. ओके, या R डैश, कुछ भी कह सकते हैं आप. ये लाइट रे ट्रेवल कर रही है इधर, आप देख पा रहे हैं कि टुवर्ड्स नॉर्मल ये बेंड हो चुकी है. दूसरे ग्लास स्लैब के दूसरे सरफेस को जब ये टच करती है और यहाँ से इसको निकलना है तो यहाँ पे भी एक बार रिफ्रैक्शन होगा. नाउ दिस एंगल बिटवीन सेकेंड नॉर्मल N1 डैश एंड N2 डैश is represented as R dash or R2, whatever you want, you can name that. फिर यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्शन होगा एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये लाइट रे फिर से अवे फ्रॉम नॉर्मल भागेगी क्योंकि ये डेंसर मीडियम से निकल के रेयरर मीडियम में आ रही है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक भीड़ वाली जगह से निकल के हल्की जगह पे आओगे जहाँ पे भीड़ कम है तो आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो आप अवे फ्रॉम नॉर्मल भाग जाओगे. ओके, अब देखिए, जिस पहली बार जहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है इस पॉइंट पे, ओके, इस पॉइंट पे चूंकि राइट रे इधर टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई थी, अगर ये ना होती तो ये इधर आती, जो कि आपको डैश डैश में दिखाया गया है. देखिए, इसको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो इमर्जेंट रे, ओके, इमर्जेंट रे और ये जो वर्चुअली ड्रॉन लाइन है इसके बीच का जो गैप है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आपसे एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन की तरह से पूछे जा सकते हैं. यहाँ पे 3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए. एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल E. ओके, नाउ दिस R डैश इक्वल्स टू, सॉरी, R is equal to R dash. This was the first refracted ray and this was the second. इस इंटरफेरेंस के लिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको इंसिडेंट रे करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए R1 एंड R2 या R एंड R डैश किया गया है. आप ये भी देख सकते हो, इस तरह से भी देख सकते हो. आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच का ये जो ऑल्टरनेट एंगल होता है ये हमेशा इक्वल होता है. ओके, ऑपोजिट एंगल्स ये इक्वल होते हैं हमेशा. सो R इज इक्वल टू R डैश. सो आई होप दिस द होल कॉन्सेप्ट इज क्लियर. समझ में आ गया है कि कौन सी रे क्या है, कहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, कैसे होता है, लाइट रे किधर जाती है और किधर नहीं जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल कब जाएगी. फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाती है. और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दैट सरफेस. ओके, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन दैट सरफेस दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. उसकी तरफ लाइट रे बेंड कर जाती है. फिर वही लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भाग बेंड हो जाती है. ओके, सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मूविंग ऑन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन, आपको पता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था. पहला था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल सब एक ही मीडियम में, एक ही प्लेन में होते हैं. इन द लाइकवाइज द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नेम इज चेंज्ड हियर. ओके, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the interface of the two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Okay, interface जो है मतलब in case of glass slab this is the interface and this is the interface 1 and this is the interface 2. Okay, so ये incident ray, refracted ray and normal सब एक ही plane में होते हैं. This is the same. Okay, reflection में जैसा था उसी की तरह है. Okay, now the second point is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color. Now this is important, kindly underline it, and for the given pair of media. Okay, अभी मैं इसको समझाऊंगी कि कैसे.
दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पर्टिकुलरली पॉइंट 2 इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, बट दिस इज नॉट द केस हियर। स्नेल्स लॉ सिर्फ पॉइंट 2 नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट 1 एज वेल एज पॉइंट 2। क्यों स्नेल्स लॉ कहा जाता है इनको? क्योंकि ये मिस्टर स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस लॉ को दिया था, दैट इज वाई दिस लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो था उस लॉ को भी इन्होंने ही दिया था, इसलिए उनको भी बोलते हैं स्नेल्स लॉ। वो उनकी डिस्कवरी कह सकते हो, इन्वेंशन कह सकते हो, या जो लॉ देना होता है उन्होंने ही दिया था। सो स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन और रिफ्लैक्शन दोनों के केस में मिस्टर स्नेल ने ही ये लॉज बनाए थे। ओके, दिस इज ट्रू फॉर एंगल। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए, एक बार यहाँ पे फिगर में देखिए, आप ड्राइंग में देखिए एक बार। नाउ दिस इज द नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमेशा ऑब्वियसली 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। 0 डिग्री होगा तो इसी पे हो जाएगा। ओके, 0 डिग्री से ज़्यादा और इस 90 डिग्री से कम होना चाहिए, परपेंडिकुलर से कम होना चाहिए। क्योंकि अगर 90 डिग्री होगा तो आपको पता है कि लाइट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है, फिर उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी। यू नो दैट विदाउट डेविएटिंग ये क्रॉस, सॉरी इस केस में बाउंस बैक नहीं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन में होगा, विदाउट डेविएटिंग ये उसी पाथवे पे चली जाएगी। सो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, सो चलिए ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है। द लाइट ऑफ अ गिवन कलर। ओके, लाइट का कलर अगर चेंज हो जाएगा तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। सो कंडीशन यहाँ पे अप्लाइड है कि सेम कलर का लाइट होना चाहिए और जो पेयर ऑफ मीडिया है वो सेम होना चाहिए, तभी कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल ये एयर एंड ग्लास है, ओके, एयर एंड वाटर होगा तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट है साइन आई बाई साइन आर वो अलग होगा। सो हर पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये जो स्नेल्स लॉ है या साइन ऑफ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलग अलग होता है। सो आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। मूविंग ऑन, यहाँ पे देखिए साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट। ओके, नाउ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज हियर कि मैम ये साइन आई या साइन आर ना लिख के हम लोग सिर्फ आई और आर नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी क्योंकि एक और रिलेशन इससे निकल के आने वाला है, उस वक्त मैं आपको ये क्लियर करूंगी। सो साइन आई एंड साइन आर इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। नाउ हमें पता है कि फिजिक्स में हर एक कांस्टेंट का एक नाम होता है। सो इस कांस्टेंट का भी एक नाम है एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Okay, now refractive index of what? Refractive index of the second medium with respect to the first medium. Suppose this is a glass. Okay, this is angle of incidence, this is normal, this is refracted ray. So this is I and this is R. Okay, now sin R and sin I and sin R ये जो value देता है constant sin I by sin R जो वैल्यू देता है कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, दिस इज G मतलब ग्लास एंड दिस इज A. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इट इज रिप्रेजेंटेड एज NGA। ओके, सो ये चीज याद रखनी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं वो पहले लिखते हैं और जिसका निकालते हैं उसको बाद में लिखते हैं। ओके, सो साइन आई बाई साइन आर हमेशा देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ओके, द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। अब एक चीज है गाइस कि एक बात बताइए, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि क्या अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दें, सपोज पहले केस में ये 30 डिग्री था। ओके,
दूसरे केस में इसको हम लोग बढ़ा दिए, 60 डिग्री कर दिए। चलिए अब एक बात बताइए कि क्या इस 30 डिग्री से 60 डिग्री करने के बाद हमारी स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में क्या चेंज हो जाएगी? क्या स्पीड ऑफ लाइट हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बदलने से चेंज होगी? तो स्पीड ऑफ लाइट is not going to change in case we change the angle of incidence. Okay, किसी भी केस में angle of incidence आप कुछ भी रखें greater than 0 degree and lesser than 90 degree, speed of light दोनों पेयर में नहीं बदलेगा. Okay, so speed of light is also a constant here. Okay, speed of light air में हमेशा 3 into 10 to the power 8 meter per second ही रहेगा, आपका angle of incidence कुछ भी हो. Okay, so speed of light is independent of the angle of incidence. Okay, moving on to the next topic and that is, इसमें कुछ बताया है कि वही सेम चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि एक रे ऑफ लाइट को इमेजिन करना है, एक रे ऑफ लाइट जो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है. ओके, चलिए मीडियम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं एज यूजुअल, ग्लास स्लैब. दिस इज मीडियम. ओके, वी डोंट रिप्रेजेंट एज जी, वी रिप्रेजेंट एज मीडियम 2. ओके, मीडियम 2 एंड मीडियम बड़ा ग्लास स्लैब ड्रॉ करते हैं, आसानी होगी. ओके, चलिए देखिए, ये एक नॉर्मल, यहाँ पे इंसिडेंट रे, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे. नॉर्मल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं. ओके, कंसीडर ऑफ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. लेट v1 बी द स्पीड ऑफ light in medium 1. v1 is the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2. No problem. Now the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of speed of light in medium 1 to the and the speed of light in medium 2. Okay, now the refractive index, which is represented as 1 of medium 2, 1. आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि जिसका निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं. सो n21 is given by speed of light in medium 1 and the ratio of speed of light in medium 1 and speed of light in medium 2. So n21 is given by v1 by v2. और इसके पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आई एंड साइन आर. दैट इज अ कांस्टेंट. ये अपने आप में एक कांस्टेंट है. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमें दो फॉर्मूला मिल गए, दो अच्छे फॉर्मूलाज, इंटरेस्टिंग फॉर्मूलाज मिल गए जो कि हमें क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे. दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और दूसरे केस में कहें ग्लास और एयर कहें तो और आसानी होगी. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर is given by the speed of light in air by the ratio of speed of light in air and speed of light in glass, or sin I by sin R. So I hope I made myself clear. इसको बहुत अच्छे से और मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाली हूँ. चलिए देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है n21 speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2 और v1 by v2. नाउ यहाँ से हमें पता चल गया n जी ए, ग्लास और एयर के रेस्पेक्ट में हम लोग लिखते हैं, इज गिवन बाय वी ए बाई वी जी. ओके, हमें ऑलरेडी पता है एयर को हम लोग कह सकते हैं वैक्यूम. ओके, क्योंकि एयर और वैक्यूम, एयर में स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट लेट अस कंसीडर इज वैक्यूम. ओके, सो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग c से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इफ यू वांट टू राइट इट c और यू मे नॉट राइट, मैं यहाँ पे जो केस समझाने वाली हूँ आपको ये समझाने वाली हूँ. फिर से एक बार देख लीजिए, n g a इज v1 बाई वी ए बाई वी जी और साइन आई बाई साइन आर. ठीक है, चलिए, इक्वल्स टू constant. Now this constant is called refractive index. We all know. Okay. अब मैंने जो आपको क्वेश्चन पहले पूछा था कि साइन आई लिखना है या साइन आर लिखना है या सिंपली आई बाय आर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं.
ओके आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आएगा कि क्यों साइन आई और साइन आर लिखना है या क्यों नहीं लिखना है, सिर्फ आई और आर क्यों नहीं लिख सकते हैं। सपोज हम सिर्फ ये बोलते हैं कि आई बाई आर इक्वल्स टू वी ए बाई वी जी। अब चलिए यहाँ पे एक ग्लास स्लैब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं फिर से एक बार। ये है नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नाउ दिस इज रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस 30 डिग्री है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कुछ भी है, कुछ भी तो नहीं लेना पड़ेगा, एक वैल्यू लेना पड़ेगा। इसको 30 डिग्री ना लेके हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री। इफ आई राइट हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री, ठीक है। अब पहला केस हम लोग मान लेते हैं कि आई बाई आर इक्वल्स टू वी ए बाई वी जी। चलिए आई की वैल्यू है हमारी 60 डिग्री, आर की वैल्यू है हमारी 30 डिग्री, ठीक है। वी ए हमें पता ही है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और ये मान लेते हैं स्पीड 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है, कि ग्लास में इतनी स्पीड है। चलिए यहाँ पे देखिए 30/60 यहाँ पे हो गया 2, सो सॉरी ये हमें निकालना था, वी जी हमें निकालना था। सो वी जी इक्वल्स टू ट्रांसफ़र हो जाएगा ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाई 2 डिग्री। अब आप बताइए कि अगर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालनी हो तो क्या हम ये डिवीजन कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू डिवाइड? सो आई होप आप सभी का आंसर नेगेटिव होगा, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाई 2 डिग्री। डिग्री इज इंपॉर्टेंट है। डिग्री से हम कभी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू को मीटर पर सेकेंड वाली यूनिट को हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ओके अब दूसरा केस मान लेते हैं कि साइन आई बाई साइन आर है। हमें पता है हमने यहाँ पे आई की वैल्यू ली थी 60 डिग्री और आर की वैल्यू ली थी 30 डिग्री। सो साइन 60 बाई साइन 30 इक्वल्स टू वी ए बाई वी जी। चलिए वी जी हमें निकालना है, हम डायरेक्ट पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। वी ए हमें पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड और साइन 30 होता है 1/2। ओके यहाँ पे आ जाएगा साइन 60। सो साइन 60 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके सो सॉरी √3/2 √3/2। ओके तो यहाँ से देखिए आप फिर से लिखते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 1/2, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे बचा √3। सो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको कैलकुलेट करना हमारा आसान है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके सो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो रूल है वो कहता है कि साइन आई बाई साइन आर होगा, ठीक है, ना कि आई बाई आर। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू ऑल इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो चुका है। सो मूविंग ऑन, अब वही सेम चीज़ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम का हमें पता था कि if I write NGA, I mean refractive index of glass with respect to air, that is VA by VG। अगर इसका उल्टा हम लोग बात करें कि refractive index of air with respect to glass क्या होगा, तो ये उल्टा हो जाएगा VG by VA। ओके सो देयर इज नो डाउट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि NGA मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली रिलेटेड टू NAG, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ओके सो इन दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप है। ओके आई होप
दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर. ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके से हम लोग निकालते हैं. दो टाइप्स होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के. देख लेते हैं क्या क्या है. If medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called absolute refractive index. अभी तक हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे थे वो एब्सोल्यूट ही निकाल रहे थे. एक है ग्लास और एक है एयर. ओके, तो जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम निकालते हैं, एयर और वैक्यूम को जनरली हम लोग एक ही मान लेते हैं, उस केस में हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट. नाउ एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं? आपको पता है कि फिजिक्स के अंदर जो हाईएस्ट कोई भी चीज जो पीक वैल्यू पे होती है, सबमिट पोजीशन पे होती है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होती है, उसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं. सो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वी ऑल नो दैट. सो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में जब भी हम स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे उसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट. सो आई होप कि दिस इज क्लियर कि क्यों एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं. ओके, सो स्पीड, अगर मान लीजिए कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे एयर मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिंपली वी राइट इट NG. दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सो C by VG. नाउ दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. आई होप समझ में आ गया. एक और एग्जांपल देती हूँ. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन ऑयल. सो इट इज रिटन एज C by VK, speed of light in a vacuum by speed of light in kerosene. So I think कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये समझ में आ चुका है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ये भी आपको समझ में आ चुका है. इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2, मतलब मीडियम 2, क्योंकि मीडियम 1 तो हमारा पता ही है कि क्या है, वैक्यूम है. ठीक है, और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं. दैट इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. Okay, if C is the speed of light in air and V is the speed of light in the medium, then the refractive index of medium NM is given by C by V. Okay, C आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, speed of light in vacuum, and V is the speed of light in that medium, in that particular medium. ये कुछ भी हो सकता है. Okay, चलिए दूसरा है relative refractive index. अब यहाँ पे अगर वैक्यूम की जगह कोई और मीडियम हो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वाटर एंड दिस इज ग्लास. सो पहले यहां से लाइट आ रही है, फिर लाइट ग्लास में आके एंटर कर रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पहला मीडियम जो है वो वाटर है और दूसरा मीडियम जो है वो ग्लास है. इन दैट केस वी कॉल इट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर एयर या वैक्यूम की जगह पे कोई और मीडियम है, उस केस में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस सामने आता है. ओके, चलिए सपोज NWG. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू G. जिसका बोलेगा उसका स्पीड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा. चलिए एक चीज इसको मैं अच्छे तरीके से समझाती हूँ. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है. ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होता है. ओके, इफ आई से NWG and if I, now this is relative refractive index, and if I say NG, इसका मतलब absolute refractive index. absolute refractive index का मतलब होता है C by NG, C by VG. ओके, और अगर मैं बोलूँ NW, now this is C by VW. अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, रेशियो हमें ऐसे ही मिलेगा. एक यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला मैं निकालने जा रही हूँ, NG by NW. नाउ दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रेशियो है दो अलग अलग एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। तो यहाँ से एन जी हमें पता है क्या है, सी बाई वी जी, एंड एन डब्ल्यू हमें पता है कि सी बाई वी डब्ल्यू, सी से सी कैंसल और ये हो जाएगा रिवर्स वी डब्ल्यू बाई वी जी। सो एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पे निकल के आ गया कि the relative refractive index of glass with respect to water is equal to the speed of light in water ratio of to the is equal to the ratio of speed of light of water and speed of light in glass. Okay, so रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीधा सीधा रिलेशन स्पीड से भी है और इनवर्सली है। ओके, एक बार और लिखती हूँ, एन जी बाई एन डब्ल्यू हमेशा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इनवर्सली है, यहाँ पे ग्लास ऊपर है, यहाँ पे ग्लास नीचे है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इनवर्सली रिलेटेड होगा। ओके, सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आई होप कि क्लियर हो चुका है। मूविंग ऑन, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल जो हैं, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, टर्पेंटिन ऑयल, बेंजीन, क्राउन ग्लास, रॉक साल्ट, रूबी, सफायर एंड डायमंड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी मटेरियल्स हैं, इन सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिए गए हैं एंड दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में यहाँ से ये सब भी पूछा जा सकता है। सो ये सारी चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 ये है डायमंड का, और जिस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑप्टिकली डेंसेस्ट। ओके, सबसे ज़्यादा डेंस है। आपको पता है कि डायमंड जो है, हमारे अभी तक हमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स पता है, उनमें सबसे ज़्यादा डेंस कौन सा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, दैट इज डायमंड। सो आई गेस कि ये क्लियर हो चुका है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, उस टाइम आई एक्सपेक्ट कि आप ये मेरे को बताएंगे, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं बताऊंगी। चलिए, नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर जो कांस्टेंट है, वो सब कुछ क्लियर हो चुका है, और नहीं क्लियर हुआ है तो आप काइंडली कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। आई एम देयर टू क्लैरिफाई ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द डाउट्स related to refractive index or refraction. Okay, let's discuss some questions here. So glass, it has been given here that glass has refractive index 3/2 and water has refractive index 4/3. If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, the speed of light in water in meter per second is. Okay, चलिए देख लेते हैं। Ng refractive index of glass नहीं मेंशन किया है, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट है, सो विल राइट Ng. Ng is 3/2. Okay, Nw is 4/3. Okay, and speed of light Vg is 2 into 10 to the power 8 meter per second. It is given here. So speed of light in water Vw हमसे पूछा गया है। एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने निकलवाया था आपको बताते बताते, स्टिल उस पर हमें डिपेंड नहीं करना है, हमें फॉर्मूला याद नहीं करना है, हमें समझना है। सो Ng, वी ऑल नो दैट refractive absolute refractive index of glass is given by C, speed of light in air, by speed of light in glass. Sorry, so speed of light VW यहाँ हमें लिखना है। ओके, सॉरी ग्लास, ये एक हमारा इक्वेशन बन गया। एंड NW refractive index of water is given by speed of light in vacuum by speed of light in water. Now this is equation 2. If we divide equation 1 by equation 2, we will get Ng by NW, C by Vg by C by VW. C से C कैंसल, ये हो जाएगा उल्टा VW by VG. Okay. Now refractive index of glass
is given here and that is 3/2. Refractive index of water is given by NW is refractive index of water is given by 4/3 equals to VW speed of light in water. ये हमसे पूछा है, ओके, बाय स्पीड VG दिया हुआ है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ से इसको ट्रांसफर करना है. ये हो जाएगा 3/2 × 3/4, एक ही बार में ट्रांसफर कर देते हैं, इंटू 2 × 10⁸ यूनिट बाद में लिख लेंगे, एंड VW. सो 2 से 2 कैंसल, इट इज 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो आई होप कि ये समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ. ठीक है, ये तो फॉर्मूला मैंने यहाँ से आपको निकाल के दिखा दिया कि इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है, फिर आपको समझ में आया. बट इतना हमें करना नहीं है, इतना करने का टाइम हमारे पास नहीं होता है एग्जाम में. ठीक है, तो हमें सिंपली बस ये याद रखना है कि NG/NW is VW/VG. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का रेशियो, दैट इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को बोलते हैं. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है. ये हमेशा हमें देता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. उल्टा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऊपर है, यहाँ पे ग्लास का लाइट का स्पीड ग्लास में जो है वो नीचे है. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो देता है या उससे जो मिलता है वो उल्टा मिलता है हमको स्पीड से. ठीक है, सो या अगर ऐसे लिखें, N1/N2 always gives us V2/V1. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड का जो रेशियो है वो उल्टा होता है. बस हमें ये याद रखना है. ठीक है, अगर ये याद रहेगा तो क्वेश्चन हमें आसानी से बन जाएगा, और अगर ये भी याद नहीं है तब आप डायरेक्ट फॉर्मूला पे जाओ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सिंपली लिखा है, इसका मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एब्सोल्यूट आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज a light wave enters from air into a medium of refractive index 1.5. The speed of light in the medium will be, okay, a light wave enters from a medium of refractive index 1.5. चलिए मान लीजिए कोई भी मीडियम है NM. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज C/VM, speed of light in that medium, and we all know C is the speed of light in vacuum. यहाँ पे रिलेटिव नहीं लिखा है ऑब्वियसली, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें हमेशा लेना है. हमें निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो डायरेक्ट हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं, VM को ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा C/NM. नाउ C we all know that 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड by NM is given here, that is 1.5. 1.5 से ये गया 2 × 10⁸ meter per second. Now this medium is glass. Okay, so speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second. I hope this question is also very much clear to you all, and this was a very easy one. Actually जो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने किया वो दोनों ही बहुत आसान है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है आपसे. Okay, the third question is, if the absolute refractive indices of glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, what will be the ratio of velocity of light in glass and water? Already ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं करा चुकी हूँ अभी 2 मिनट पहले. कुछ नहीं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का, सो NG/NW, we all know that VW/VG. कुछ नहीं, इनवर्स रेशियो होता है दोनों का. NG कितना है 3/2 और ये कितना है 4/2, VG NW 4/3. What will be the ratio of velocity of light and water? Okay,
होल्ड अ सेकेंड, ये इस रेशियो से हमें क्या मिलेगा, 3/2 इंटू 3/4 मतलब 9/8। ध्यान दीजिए कि ये 9/8 हमें मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बट हमें क्वेश्चन में पूछा है द रेशियो ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर, ठीक है। सो इट वाज अ क्विकली क्वेश्चन। आप डायरेक्ट 9:8 देखोगे, ऑप्शन में ये जरूर दिया रहेगा आपको घुमाने के लिए, बट आपको घूमना नहीं, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसको रिवर्ट कर देना है, उल्टा देना है। क्यों? क्योंकि ग्लास और वाटर का स्पीड पूछा है। सो योर आंसर इज गोइंग टू बी 8:9। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। इट वाज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। द लास्ट क्वेश्चन इज, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यही मुझे आप लोगों से जानना है कि पूरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया, ये क्वेश्चन ही आपको बताएगा। ओके, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, सो वी आर गोइंग टू राइट NA is 1.5 and that of B, that is NB, is 2.5. Which of the two is a denser medium? इन दोनों में से कौन ज्यादा डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है? चलिए, थोड़ा ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। वी ऑल नो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। ये हमें देता है NA। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है वेलोसिटी से वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में क्या होगा, कम होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है, कम को मैं डाउन एरो से इंडिकेट कर रही हूं और ज्यादा को अप एरो से, तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम ज्यादा होगा। अब स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो वो मीडियम क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। स्पीड ऑफ लाइट कम है तो डेंसर मीडियम होगा। इसका मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो हमें पता है कि क्या ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें देखने में आ रहा है कि बी में, मीडियम बी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। स्पीड ऑफ लाइट अगर कम होगा, इसका मतलब दिस मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम ए। ओके, सो आप लोगों को आंसर मिल चुका है। सीधा सीधा रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज्यादा है वो मीडियम ऑप्टिकली डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ऑप्टिकली रेयरर। ओके, इसका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है स्पीड से। सो आई होप कि ऑल द क्वेश्चंस वर वेरी मच क्लियर टू यू, all the concept was very much clear to you all. I hope that I made myself clear. So guys, thank you for joining the class. Thank you for staying with us. कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया। एंड आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग जरूर बताओगे कैसा लगा। आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। नेक्स्ट सेशन भी मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी, अगले वीक ही लेके आऊंगी, जिसमें कि हम लोग पूरा लेंस के थ्रू जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो सारी चीजें कवर करेंगे। एंड देन विल कवर द आई, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको। तो आज के सेशन में बस इतना ही। We'll meet very soon. Till then, tata, bye bye, take care, stay safe and stay at home. Thank you.